हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। तो चलिए फटाफट हम इस वीडियो के अंदर ई वे बिल ये कंसेप्ट का रिवीजन करते हैं। तो चलिएगा, ई वे बिल सबसे पहले मैं आपको बता दूं ई वे बिल जीएसटी के अंदर होता क्या है। ई वे बिल एक तरह का वो डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त गुड्स का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या कोई भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है व्हीकल्स के लिए, एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि किस व्हीकल में कैसे नेचर की गुड्स जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को एक प्रॉपर प्रॉपर तरीके से जानकारी रहे कि हमारे यहाँ पे देश के अंदर कौन से गुड्स कहां से ट्रेवल हो रहे हैं। यस, तो इस चीज के लिए इशू किया जाता है ई वे बिल। तो चलिएगा हम देखते हैं डायरेक्टली। सर ई वे बिल होता है जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 में। ई वे बिल किसमें इश्यू होता है? फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 में। या तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके जनरेट कर लो, या एंड्रॉइड ऐप से जनरेट कर लो, या एसएमएस से जनरेट कर लो। यस, या बल्क अपलोड टूल होगा, कोई आपका सॉफ्टवेयर होगा, उससे आप जनरेट कर लो। तो ई वे बिल आपको इस तरह से जनरेट करना होता है फॉर्म ईडब्ल्यूबी 01 में, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे जनरेट होता है। जिसमें हम क्या क्या ध्यान रखते हैं, क्यों जनरेट करते हैं ई वे बिल? टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये मैंने आपको बताया था। हमारे सड़कों पे कौन सी ट्रक में क्या जा रहा है, ये मॉनिटर करने के लिए, उस मोमेंट ऑफ गुड्स का मॉनिटर करने के लिए कि गुड्स कहां कहां गए, कैसे कैसे गए, कौन इसे लेके गया, इसलिए हम जनरेट करते हैं ई वे बिल। यस सर, ई वे बिल कब जनरेट करना होता है? ध्यान रखो, सबसे पहले व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, वो जनरेट तब करना होता है जब मोमेंट ऑफ गुड्स होता है कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर। कंसाइनमेंट की वैल्यू अगर 50,000 के ऊपर है, ऐसे मोमेंट ऑफ गुड्स का आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। सर रीजन, चाहे वो सप्लाई के लिए जाओ, चाहे वो सप्लाई के अलावा कोई रीजंस के लिए जाओ, या सप्लाई नहीं भी हो तो भी, यस, या फिर इनवर्ट सप्लाई हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो भी जनरेट करना पड़ता है। यस, अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ऊपर गई तो। सर कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे काउंट करें? ये हो गया फॉर्मूला कंसाइनमेंट वैल्यू का। कंसाइनमेंट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन कर लो। वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद उसमें टैक्सेस को ऐड कर दो जो जीएसटी वाले हैं, क्योंकि देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई के केस में हम सेक्शन 15 टू ए के हिसाब से जीएसटी के टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते, तो यहां पे उन टैक्सेस को हम इंक्लूड करेंगे जो जीएसटी में लगे हैं। इसके अलावा एग्जाम सप्लाई, अगर कोई आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट किया है तो उस एग्जाम सप्लाई को माइनस कर दीजिए, या अगर माइनस आपने काउंट ही नहीं किया है तो कुछ भी इफेक्ट मत दीजिए। यस, इग्नोर करिए एग्जाम सप्लाईज को। तो इन केस में कंसाइनमेंट वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 प्लस टैक्सेस अंडर जीएसटी एक्सक्लूडिंग वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ये होता है लिमिट, 50,000 का लिमिट। लेकिन एक केस ऐसा है बेटा, एक केस ऐसा है जिसके अंदर 50,000 का लिमिट लागू नहीं होता। यस, 50,000 का लिमिट बिल्कुल भी लागू नहीं होता। यस, बिल्कुल लागू नहीं होता। सर इसका मतलब यहां पे अगर मैंने 10 रुपए के भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया कंसाइनमेंट वैल्यू का, तो भी वे बिल जनरेट करना पड़ेगा कंपलसरी। यस, यहाँ पे 50,000 के गुड्स, 50,000 की वैल्यू का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपको ये लिमिट मिलेगी नहीं, कोई भी लिमिट यहाँ पे मिलेगी नहीं। यस, अब सर केस कौन सा है? इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। एक ऐसे पर्सन से जो अनरजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो उस केस में आपको कंसाइनमेंट वैल्यू देखना ही नहीं है। जितना भी वैल्यू होगा आपको कंपलसरीली ई वे बिल जनरेट करना होगा। चलिएगा आगे देखते हैं। सर कुछ ऐसे सिचुएशंस भी है जहां पे 50,000 का कंसाइनमेंट वैल्यू क्रॉस भी हो जाए तो भी ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। यस, क्रॉस भी हो जाए तो देखिएगा ऐसे कौन सी चीज है, वेयर द नोटिफाइड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड। अब कौन कौन से गुड्स है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन ऑयल, पोस्टल बैगेज। यस, ये गवर्नमेंट वाली चीज है, देखो ज्यादातर गवर्नमेंट वाली चीज है। कोई भी प्रीशियस स्टोन्स जैसे डायमंड्स वगैरह, मेटल्स, या फिर गोल्ड ज्वेलरीज ऑफ द गोल्ड स्मिथ। फिर इसका इमिटेशन ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे, हाँ, असली ज्वेलरीज की बात करें गोल्ड वाली, हाँ, वो ट्रांसपोर्ट हो रही है तो, या फिर करेंसी ट्रांसपोर्ट हो रही है, रुपीस ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक बैंक से दूसरी बैंक की ओर, आरबीआई से बैंक की ओर, ऐसा। तो इन केसेस में अगर ई वे बिल जनरेट कर दिया पोर्टल पे और ये बात किसी हैकर को पता चल गई, तो यहाँ पे धूम 3, 4 सब बन जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ई वे बिल जनरेट की जरूरत
नहीं होती है, इंफॉर्मेशन लीक ही नहीं करेंगे कि उस ट्रक में क्या जा रहा है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। और जहां पे नॉन मोटराइज कन्वीनियंस से व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, नॉन मोटराइज कन्वीनियंस बैलगाड़ी, बुलक कार्ट्स, यस, उससे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इस केस में। या कस्टम्स के कार्गो, कार्गो से समझो, कार्गो से आप कहीं वेयर हाउस, कस्टम के वेयर हाउस में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कस्टम में उसी जगह पे आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो उस केस में लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर खाली कंटेनर जा रहा है, तो खाली कंटेनर जा रहा है, खाली ट्रक जा रहा है, तो उसका आप ई वे बिल जनरेट भी क्या करोगे, तो उस केस में नहीं होगा। यस। और कोई भी गवर्नमेंट का कंसाइनमेंट अगर है, जहां पे कंसाइनर खुद गवर्नमेंट है, खुद गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट करवा रही है गुड्स को, वो कंसाइनर है, सप्लायर है, उस केस में जनरेट नहीं होगा। यस। तो ये कुछ केसेस आपको दिए, एक बार आप रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना मेजर बात नहीं है, ये चीज का पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है, देखो, सबसे पहले आप पार्ट ए का डिटेल्स भरते हो, इधर कंसाइनर और कंसाइनी। पार्ट ए का डिटेल्स भरने का डिपार्टमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंसाइनर या कंसाइनी के ऊपर। ई वे बिल का फॉर्म EWB 01 का पार्ट ए कंसाइनर या कंसाइनी भर देगा। जैसे ही पार्ट ए भर देगा, एक स्लिप जनरेट हो जाएगी जिसके ऊपर एक टेम्पररी नंबर होगा। यस। अब वो स्लिप को यूज करके ट्रांसपोर्टर पार्ट बी भरेगा, या तो ट्रांसपोर्टर या तो जो भी रेसिपिएंट और सप्लायर ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहा है वो पार्ट बी भरेगा। पार्ट बी में हम क्या डिटेल देते हैं और पार्ट ए में क्या डिटेल देते हैं, अभी थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। इसके बाद में जब गुड्स रेडी हो जाते हैं मोमेंट के लिए, उस वक्त आपको पार्ट बी को सबमिट करना है। नाउ द गुड्स आर रेडी फॉर द मोमेंट, ट्रक में लोड हो गया, सब हो गया, अब सिर्फ ट्रक निकलने की देरी है। तो उसके पहले आप पार्ट बी जैसे ही भरोगे, आपका पार्ट बी भरते बराबर ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। सो एक चीज ध्यान रखिएगा, ई वे बिल कैन बी जनरेटेड ओनली आफ्टर एंटरिंग द डिटेल्स ऑफ पार्ट बी। पार्ट ए के बेसिस पे ई वे बिल जनरेट नहीं होता, जब पार्ट बी सबमिट हो जाएगा ना, तब ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही जनरेट हो जाएगा आपको एक यूनिक ई वे बिल नंबर भी मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है ई वे बिल जनरेशन का। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ई वे बिल में देखिएगा दो पार्ट्स होते हैं, ई वे बिल में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। चलो फटाफट देख लेते हैं पार्ट ए क्या होता है, उसमें डिटेल्स क्या होती है। देखो पार्ट ए में है ना, सारी डिटेल्स होगा सप्लायर और रिसिपिएंट का, कि सप्लायर कौन है, उसका जीएसटीएन क्या है, रिसिपिएंट का जीएसटीएन क्या है, और इसके अलावा किस जगह पे डिलीवरी कर रहे हो। यस, सारी डिटेल्स होगी, सारी डिटेल्स होगी, सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, जो भी है सारा अटैच डॉक्यूमेंट होगा, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री, जो भी होगा वो। यस। कौन से गुड्स है, HSN कोड, उसका वैल्यू क्या है, इनवॉइस की सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। और पार्ट ए कौन फर्निश करता है, पार्ट ए वो फर्निश करता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्ट ए कौन फर्निश करता है, पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पार्ट ए के लिए, पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स भरता है पार्ट ए। अब ये पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स कौन होता है, ये हम देखेंगे। यस, पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स कौन होता है, कौन कॉज करता है मोमेंट ऑफ गुड्स। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है और वो कहता है हम ट्रांसपोर्टेशन करवा के आपको दे देंगे। मान लो आप कोई भी फ्रिज खरीदने चले गए शोरूम में, यस, वहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड है, फिर वो कहता है कि हम आपको फ्रिज घर पे पहुंचवा के दे देंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन खुद करने का जिम्मा लेता है सप्लायर। तो उस केस में पार्ट ए का पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स रहेगा वो रजिस्टर्ड सप्लायर। अगर रिसिपिएंट कहता है, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट कहता है नहीं नहीं सर, हम खुद हमारा फ्रिज हमारे घर पे ले जाएंगे, हम खुद ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर लेंगे, आप दिक्कत मत करो। तो अगर रिसिपिएंट ये बोलता है कि मैं मेरा ट्रांसपोर्टेशन खुद मैनेज कर लूंगा, तो उस केस में पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स कौन होगा, ऑब्वियसली दैट रिसिपिएंट। यस, दैट रिसिपिएंट। या ऐसा केस है कि सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको ही पार्ट ए भरना होगा, एंड दैट विल बी द पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स। सो एक चीज और यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, जो पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स है, क्या वो अपना ये ड्यूटी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिफ्ट कर सकता है। यस, किसी और को ऑथोराइज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स है ना, उनको ही पार्ट ए भरना है, लेकिन अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो किसी और को ऑथोराइज कर सकते हैं। यस, किसको कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर को कर सकते हैं।
ट्रांसपोर्टर को कर सकते हैं, यस, या कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर या कुरियर एजेंसी को वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथराइज कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, कुरियर अगर आप लगाने जाओ ना तो आपके सिग्नेचर भी मिलते हैं, यस, आपको करना पड़ता है वहां सिग्नेचर, यही बोलता है कि मैंने ऑथराइज किया है, नाउ पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही ये भरेंगे, लाइक दिस। सो दिस इज द पर्सन कॉजिंग मोमेंट ऑफ गुड्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, पार्ट बी। सर पार्ट बी में क्या होता है? पार्ट बी में सारी ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स होगी। व्हीकल कौन सा है, व्हीकल नंबर क्या है, व्हीकल का वजन क्या है, व्हीकल में कौन से गुड्स जा रहे हैं, व्हीकल कहां से जाने वाला है, एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी जनरेटेड एज अ ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। जैसे कि रेलवे रिसिप्ट नंबर, एयरवे बिल नंबर, गुड्स रिसिप्ट नंबर, व्हीकल नंबर, लेडिंग नंबर, सारी चीजें उसमें होगी ट्रांसपोर्टेशन की। किस मोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या रोड और रेल दोनों मिला के ट्रांसपोर्ट करोगे, रोड एयरवेज दोनों मिला के ट्रांसपोर्ट करोगे, तो ये सारी डिटेल्स उसमें आपको फर्निश करनी होगी। सर डिटेल्स कौन फर्निश करेगा पार्ट बी का? वो फर्निश करेगा पर्सन हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। जो पर्सन गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो ये पार्ट बी का सारा डिटेल फर्निश करेगा। yes, person who is transporting the goods. Now who is the person transporting the goods? Who is the person transporting the goods? मैंने पहले ही कहा था, जो पार्ट बी भरेगा वही ई वे बिल जनरेट होगा। अगर पार्ट बी भरोगे ही नहीं, ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। पार्ट बी भरना कंपलसरी ई वे बिल जनरेट करने के लिए। ना मान लो यहाँ पे आपने पार्ट बी भर के ई वे बिल जनरेट करना है। सर कौन है वो पर्सन जो पार्ट बी भरेगा? देखो, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो कंसाइनर हो या रेसिपिएंट हो, यस, चाहे वो सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो, रजिस्टर्ड पर्सन है, यस, रजिस्टर्ड पर्सन है, और वो भी बाय रोड या फिर कंसाइनर रजिस्टर्ड हो सकता है या रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो सकता है, आइदर सप्लायर रजिस्टर्ड और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा ना वो पार्ट बी भरेगा। यस, अगर बाय रोड से आप खुद बोल रहे हो कि मैं मेरा ट्रांसपोर्ट मैनेज कर लूंगा, अगर सप्लायर बोलता है कि मैं मैनेज करवा के दे दूंगा, रेसिपिएंट बोलता है मैं मैनेज कर लूंगा, तो जो मैनेज कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन बाय रोड से, वो पार्ट बी भरेगा। यस, व्हेन द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर, ऑब्वियसली अगर ये गुड्स आपने ट्रांसपोर्टर के हाथ में दे दिए, किस भैया आप ट्रांसपोर्ट कर देना, यस, आप कंसाइनी को ट्रांसपोर्ट कर देना, तो उस केस में ऑब्वियसली वो ट्रांसपोर्टर ही पार्ट बी भरेगा। बिल्कुल, उस केस में ट्रांसपोर्टर ही पार्ट बी भरेगा। ये हम बात कर रहे थे बेटा जब बहुत बात हो रही थी बाय रोड। अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेड बाय रेल, एयर और वेसल। जब रेल, एयर और वेसल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो ही पार्ट बी ऑफ ई वे बिल जनरेट करेगा। यस, दैट रजिस्टर्ड पर्सन विल जनरेट दी पार्ट बी ऑफ ई वे बिल। नाउ इसके बाद में जब रेलवेज की बात होती है तो जनरेट तो करना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सामने प्रोड्यूस भी करना पड़े, यस, दिखाना पड़े ई वे बिल, जरूरत नहीं होती। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई सब चीजों की। अब मान लो इसमें अगर कभी भी सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, यस, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ट्रांसपोर्टर की। यस, आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ट्रांसपोर्टर की, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। यस, दिस इज ऑल अबाउट दी पार्ट बी। यस, पार्ट बी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे पता चल गई। और जैसे ही पार्ट बी जनरेट हो जाएगा ना, वो सामने रेसिपिएंट होगा या सप्लायर जिसने भी जनरेट किया है और जिसके लिए जनरेट किया है ना, उसको 72 आवर्स में उसे एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो चुका है। यस, सो ये सारी डिटेल्स होती है बेटा। नाउ देखो टाइम लिमिट। यस, टाइम लिमिट, पहली बात तो देखो आप जीएसटी कॉमन पोर्टल पे क्या ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। यस, 24 घंटे के अंदर आप कभी भी इसे कैंसिल कर दीजिए। अब टाइम लिमिट कैसी मिलती है? देखो, अगर मैं बात करूं 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, देखो सबसे पहला 200 किलोमीटर तक के मुझे जाना है तो मुझे हर 200 किलोमीटर का एक दिन मिलेगा। अगर मेरा कन्वीनियंस है अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, यस, ओवर डायमेंशनल कार्गो के अलावा कोई भी कार्गो है तो उस केस में मुझे 200 किलोमीटर का एक दिन मिलेगा। और 5 डे ऑफ अगर हो गया तो एडिशनल 1 डे, यानी अगर मुझे 201 किलोमीटर जाना है तो 200 किलोमीटर का एक दिन और वो 1 किलोमीटर का भी एक दिन मिल जाएगा। यस, और 5 देयर ऑफ, आगे 200 200 200 200 ऐसा। सो हर 200 किलोमीटर का एक दिन मिलेगा और 5 डेयर ऑफ व्हेन योर कन्वीनियंस इज अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट नहीं है। यस, मल्टी मॉडल शिपमेंट नहीं है। सर अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट है तो 20 किलोमीटर का एक दिन, अगले 20 किलोमीटर और 5 डेयर ऑफ का अगेन एक दिन, फिर अगले 20 किलोमीटर 5 डेयर ऑफ का
अगले अगले 20 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ का ऐसे एक एक दिन मिलता जाएगा, एक एक दिन मिलता जाएगा। यस, दिस इज ऑल अबाउट दी वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल। नाउ ईवे बिल में एक चीज बहुत ध्यान रखनी जरूरी है कि देखिएगा, ईवे बिल की जब हम बात करते हैं वैलिडिटी पीरियड की, उसमें एक बात ध्यान रखिएगा बेटा कि कभी भी ये वैलिडिटी पीरियड शुरू हो जाता है रात को 12 बजे से। यस, जैसे ही रात को 00.00 आ जाएगा घड़ी पे, ये वैलिडिटी पीरियड शुरू हो जाएगा 24 घंटे के लिए। फिर दिन भर में आप कभी भी अगर जनरेट करोगे ईवे बिल, तो जितना रिमेनिंग टाइम है उतना ही मिलेगा। मान लो मैंने रात को 11 बजे जनरेट किया, तो देखो दिन कब खत्म होने वाला है, बस 12 बजने वाले, 1 घंटे का पीरियड मिलेगा आपको। फिर आपका वो 1 डे यानी 1 घंटा माना जाएगा। यस, मान लो दिन शुरू हो गया, रात को 12 बज गए, यस, फिर रात को 1, 2, 3 बजे जनरेट किया, तो देखो आपको पूरा दिन अच्छे से मिल जाएगा। यही यही डिसाइड करता है आपका क्लॉक। ये देखो क्लॉक, अगर मान लो मैंने सवेरे 6 बजे अगर यहाँ पे ईवे बिल जनरेट किया, तो कितना आवर्स मिलेगा मुझे, देखो सवेरे 6 बजे किया है तो मुझे 18 घंटे मिलेंगे। यस, रात को 12 बजे तक, बस खत्म होने तक। मान लो अगर मैंने शाम को 12 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे जनरेट किया है, तो आपको फिर 6 घंटे मिलेंगे। यस, देखो रात आने वाले, 12 बजने वाले हैं, तो सिर्फ 12 बजे तक आपको टाइम लिमिट मिलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसी तरह हमारा देखो ईवे बिल का रिवीजन पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। ईवे बिल हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं बेटा आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, आपके लिए लाया हूं मैं एक अनाउंसमेंट, बहुत ही ताजा खबर। यस, और एक शॉकिंग खबर भी। ओहो सर, शॉकिंग क्या है? पहले तो बता देता हूं ताजा खबर, हमारी रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने जा रही है सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन की फ्रॉम 21 ऑफ सितंबर, और सीए फाउंडेशन की ऑल सब्जेक्ट की रेगुलर बैच स्टार्ट होने जा रही है 25 ऑफ सितंबर, और वो भी बहुत ही शॉकिंग प्राइस पे। यही तो शॉकिंग न्यूज थी। तो शॉकिंग प्राइस आप जानना चाहते हो, बैच की डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे बैच का मिल जाएगा। तो बेटा चलते हैं, मिलते हैं आपको रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।